Hello everyone, today in this lecture I will start from histopathology branch, in which I will explain here some questions which are very important in this study. तो कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, मैं केवल वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जानना आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई सा भी अगर आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर हम नॉर्मल टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं तो इस टर्म को क्या बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल टिश्यू की माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो इस टर्म को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज। ये तो बात हुई नॉर्मल टिश्यू की। अगर कोई नॉर्मल टिश्यू भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम किसी एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो हम ऐसे स्टडी के मतलब ब्रांच को हम क्या बोलेंगे। तो इसी जगह इस टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और इस टर्म को हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलने लगते हैं। पैथोलॉजी टर्म इसमें ऐड हो जाता है इसलिए कि यहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी हो रही है। अब अगर इसी जगह हमें क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम इस ब्रांच के अंदर हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम इस ब्रांच को क्या बोलेंगे। तो मैं इस ब्रांच को साइटोलॉजी बोलूँगी। तो यहीं पे आप समझिए कि जब हम नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इसी ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसी जगह अगर हम एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो इस ब्रांच को हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। अगर इसी जगह हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसी ब्रांच में एक ब्रांच आती है, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं, जैसे कि द बेसिक सब्सटेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। अगर जो बेसिक चीज़ पाई जा रही है सभी लिविंग सेल्स में, उसको क्या बोलते हैं। तो हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य आपने पढ़ा है अपने जंतु विज्ञान में। तो यही है जो सभी भी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि द माइन्यूट यूनिट्स कंटेन विद इन प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड। अब प्रोटोप्लास्ट में जो सबसे माइन्यूट यूनिट्स जो यूज़ रहती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऐसी माइन्यूट्स जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जीव द्रव्य में जो भी पाया जा रहा है सबसे छोटा पदार्थ तो उसको हम ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि सभी जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं और प्रोटोप्लास्ट में पाए जाने वाले माइन्यूट थिंग्स या ऑर्गेनल्स को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनता है कि जो यही प्रोटोप्लास्ट हमारा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जा रहा है, ऐसे इन दोनों के बीच पाए जाने वाले प्रोटोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके, कोई भी कंपटीशन बेस्ड हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं। इसमें प्रोटोप्लास्ट के बारे में पूछा जाता है कि सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। उनमें पाए जाने वाली माइन्यूट थिंग्स को क्या बोलते हैं। तो उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं। तो उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। अब इसमें और भी क्वेश्चन है कि जैसे कि द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ
पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन आपकी किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है। आपने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का सा होता है और इसमें इस तरीके से लिपिड के जो मटेरियल है वो एम्बेडेड रहते हैं। तो यही है तो उसका स्ट्रक्चर जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसमें इसकी वर्किंग भी बताऊंगी कि प्रोटीन का क्या वर्किंग रहता है और लिपिड की क्या वर्किंग रहती है। अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ जो इसमें बनते हैं। द फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज। जो फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स की तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है ये इस तरीके से ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, फाइन मतलब कि पतली, तो इन्हें क्या बोलते हैं। तो फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आपने सुना है। तो साइटोप्लाज्म में ये फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स की तरीके पाई जाती हैं और इन्हीं को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन एज। इन्हीं ER में पाए जाने वाले ग्रेन्यूल्स मतलब कि कणों को क्या बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं पूछा गया है। तो इनको हम राइबोसोम बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इन द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज। सेल्स के अंदर जो आपकी ER पाई जाती है वो किस चीज़ का सिंथेसिस करती है। क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हैं कि फैट का सिंथेसिस करती है, कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है, कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो ER आपका जनरली प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इसका बेसिक काम यही होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। प्रोटीन अभी पढ़ा आपने कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज़ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ER का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और इन द सेल द मेम्ब्रेन ऑफ रेटिकुलम विच आर नॉट कोटेड विद राइबोसोम आर नोन एज। ER में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वो किसी भी राइबोसोम से कोटेड है तो उसका नाम क्या होगा और अगर नहीं कोटेड है तो उसका क्या नाम होगा। तो राइबोसोम से अगर कोटेड है तो ऐसी ER को हम रफ ER बोलते हैं और अगर नहीं कोटेड है तो ऐसी ER को हम स्मूथ ER बोलते हैं। रफ ER और स्मूथ ER, अगर कोटेड है तो रफ ER, अगर नहीं कोटेड है तो स्मूथ ER। अब कुछ क्वेश्चन अब हिस्टोलॉजी से ही रिलेटेड है। ये तो आपके सारे कंपटीशन बेस में पूछे जाते थे, पर अब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो हिस्टोपैथोलॉजी में ही बेसिकली पूछे जाते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट्स आर आल्सो नोन एज। जब टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट में जो यूज़ किया जाता है उसका दूसरा टिश्यू प्रोसेसर तो उसका नाम होता है, उसके अलावा जो उसका नाम होता है उसको हिस्टोकाइनेट के नाम से जानते हैं। ये वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अब टिश्यू प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है आपका हिस्टोकाइनेट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड। सेल डिवीज़न के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। बेसिक टर्म जो यूज़ होता है वो पहले माइटोसिस यूज़ होता है अगर कोई भी सेल का डिवीज़न हो रहा है। आफ्टर विच सेल डिवीज़न टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो टू डॉटर सेल्स जब कोई भी सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेती है तो किस स्टेज के बाद ऐसा होता है। तो ये स्टेज लास्ट स्टेज पूछी जा रही है। तो टेलोफेज के बाद ऐसा होता है। और सेल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके की सारी फेज पढ़ने को मिलती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज।
तो टीलोफेज के बाद आपको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। विच फाइबर इज कॉल्ड येलो फाइबर, पूछा गया है कि कौन से फाइबर को हम येलो फाइबर के नाम से जानते हैं। तो येलो फाइबर के नाम से आपको इलास्टिक फाइबर जो होता है आपका येलो फाइबर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, विच फाइबर इज प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्रैकिया, लंग्स एंड डर्मिस। डर्मिस से मतलब स्किन पे। तो कौन सा फाइबर ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है, तो ये इस जगहों पे इलास्टिक फाइबर ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, वॉल्स ऑफ ब्लड जहाँ पे भी इलास्टिसिटी आपकी पाई जाएगी वहाँ आपको इलास्टिक फाइबर मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि येलो फाइबर भी इसको बोलते हैं। और वेसल्स के वॉल्स पे, ट्रैकिया के वॉल पे और डर्मिस मतलब स्किन पे भी ये इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है कि डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू कास्ट बाय इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अगर किसी भी टिश्यू का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी बैक्टीरिया के इन्वेडिंग की वजह से, तो ऐसे इसको क्या किस टर्म से डिफाइन करते हैं, तो इसको हम प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ड्यू टू बैक्टीरिया, तो उसको हम प्यूट्रीफैक्शन के नाम से जानते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। अगर किसी भी टिश्यू का डिकम्पोजिशन किसी एंजाइम की वजह से हो रहा है तो ऐसे टर्म को हम ऑटोलिसिस बोलते हैं, और ये यहाँ पे यूज़ होता है। और कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि इन ह्यूमन बॉडी देयर आर क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में। और 22 पेयर ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज। इसमें से जो 22 पेयर आपके सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। 46 में पाए जाते हैं, जिनमें से 22 पेयर को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। तो सेल्स के किस पार्ट को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं, हम इस पे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है उसको हम सेल्स के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड। जो साइटोप्लाज्म में जो हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उनको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये, और ये प्रेजेंट होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में। और क्वेश्चन भी है इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो फिक्सेटिव के तरीके की यूज़ करते हैं किसी भी टिश्यू को ले जाने के लिए लैब से पहले, वो कितने परसेंट आपके फॉर्मेलिन से के बराबर होता है, तो ये 100% आपके फॉर्मेलिन के बराबर होता है। अगर आपका कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड 40% है तो उसका मतलब वो 100% फॉर्मेलिन है आपका।
इसलिए हमेशा जो परसेंटेज ली जाती है फिक्सेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड की, वो 40% ली जाती है। ये हिस्टोपैथोलॉजी में क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन भी है जैसे कि लाइसोसोम जो है वो आपके किस सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ल्यूकोसाइट्स में भी आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट से मतलब WBC में। और मैक्रोफेज में भी आपका ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चंस भी हैं इसमें कि जो आपका इमिडिंग मीडियम यूज़ होता है, इमिडिंग मीडियम आपने पढ़ा होगा, पैराफिन वैक्स जो यूज़ होती है आपकी इमिडिंग के लिए, वो किस में मिसिबल नहीं होती है। तो वो आपकी क्लियरिंग एजेंट में मिसिबल होती है और वाटर में मिसिबल नहीं होती है। वाटर में इनमिसिबल होती है और क्लियरिंग एजेंट में मतलब जाइलीन में वो मिसिबल होती है। पैराफिन वैक्स अगर आप जाइलीन में लोगे तो वो घुल जाएगी, बट वाटर में लोगे तो वो नहीं घुलेगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस कुछ एक्सप्लेन करूँगी। आज लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर